उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों से निपटने के लिए अब एआई ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने जा रही है। एक चौराहे पर डकैती तो दूसरे चौराहे पर एनकाउंटर वाला फॉर्मूला अब पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। अब अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद जहां भी छिपे हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन की मदद से बच नहीं पाएंगे। फरमान जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों से निपटने का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब इसी फॉर्मूले पर योगी फोर्स फैसला ऑन द स्पॉट करने वाली है। अपराधियों का चुन चुन कर इलाज होगा और उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका होने वाली है। ऐसे में अपराधियों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए एआई ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। एआई और ड्रोन की मदद से बदमाशों का पीछा किया जाएगा। एआई तकनीक से लोकेशन ट्रैक किया जाएगा और अब पतली गली से भी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। ड्रोन में अपराधियों की डिटेल डाल दी जाएगी। उसके बाद जैसे ही वो अपराधी दिखेगा, ड्रोन उसके पीछे पीछे चलने लगेगा। यानी यूपी पुलिस को अब अपराधी चकमा नहीं दे पाएंगे। ये ऑपरेशन लंगड़ा का सबसे अपडेटेड वर्जन है। इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है यूपी पुलिस कितनी हाईटेक हो चुकी है। कानपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। मुजफ्फरनगर में भी ऑपरेशन क्लीन के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। गाजियाबाद से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, तो वहीं सहारनपुर, देवरिया और प्रयागराज में भी पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया, जिसके बाद अपराधी घुटनों पर आ गए। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। यूपी में अब जितने भी बचे खुचे अपराधी हैं, योगी के एआई ब्रह्मास्त्र से बच नहीं पाएंगे, चाहे दिन हो या रात। अब एआई और ड्रोन की मदद से लूट, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों का राम नाम सत्य होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पटरी से पूरी तरह उतरा हुआ नजर आ रहा है। अपराधियों को ना तो कानून का डर है और ना ही सुशासन की सरकार आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है। आलम यह है कि राजधानी पटना में एक हफ्ते के अंदर पहले कारोबारी तो अब स्कूल संचालक की हत्या हो गई, लेकिन एक्शन की जगह बिहार में सियासत चल रही है। खुले मंच से बिहार में गुंडाराज लाने वालों के नारे लग रहे हैं। अब्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। और तेजस्वी यादव के इस नारे को बीजेपी मोतिहारी हत्याकांड से जोड़ चुकी है, जहां मेहसी में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प में अजय यादव की मौत हो गई। लेकिन सिर्फ मोतिहारी ही नहीं, पटना से लेकर नालंदा तक अपराधियों ने तांडव मचा दिया। पटना में अपराधियों ने स्कूल संचालक की हत्या कर दी। नालंदा में घर में घुसकर 2 लोगों की हत्या हो गई और मोतिहारी में अजय यादव नाम के शख्स निर्मम हत्या कर दी। बैक टू बैक बिहार में हो रही हत्याओं पर सियासत भी खूब हो रही है। राहुल गांधी ने भी इन घटनाओं पर हैरानी जताई और सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। आज बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। हालांकि बिहार में बढ़ती घटनाओं को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने चिंता जाहिर की है, लेकिन चुनावी माहौल में विपक्ष अब इसे मुद्दा बना चुका है। देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी, आप किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? 159 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के खानदान की सुरक्षा में लगा हुआ है। 159। पटना में एक हफ्ते के अंदर दूसरी हत्या, तो मोतिहारी से नालंदा तक खुलेआम मौत का तांडव बिहार की कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ हर दूसरे दिन हत्या की खबर सुर्खियों में है। त्याग, बलिदान और कुर्बानी का मुहर्रम कुछ लोगों के लिए दंगा, साजिश और शैतानी का बहाना बन गया है। उत्तर प्रदेश में इस बार परिंदा पर नहीं मार पाया, तो एक तरफ कुछ लोगों ने झारखंड और बिहार में ऐसी तस्वीर पेश की और ऐसा लगा कि कहीं लाठी डंडे चलने लगे तो कहीं पत्थर ही इन दंगाइयों का हथियार बन चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि गम के मुहर्रम में मातम की जगह साजिश की चिंगारी आखिर किसने भड़काई? क्या चुनाव के मुहाने पर खड़े बिहार के लिए ये कोई चाल है? क्योंकि धार्मिक आस्था को बावली भीड़ जब हथियार बना ले तो समाज की जड़ें हिल जाती हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, जैसा इस वक्त आप देख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि हर बार की तरह इस बार भी हिंसा का केंद्र वही रहा, कट्टर सोच और धार्मिक जुलूस की आड़ में छिपा हुआ दंगा प्रेम।
बिहार के दरभंगा में तो दंगाइयों ने पुलिस तक को नहीं बख्शा और चाकू मारकर कट्टर रब्बानी ने दारोगा अमित कुमार की जान ले ली। कुछ इसी तरह का मंजर गोपालगंज में नजर आया, जब जुलूस मिलान के दौरान दोनों गांवों के लोगों में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। इस हिंसा में लगभग 10 लोग घायल हुए। समस्तीपुर में तो जुलूस में शामिल कुछ भड़काऊ तत्वों ने ऐसा तांडव मचाया कि 3 थाना क्षेत्रों में एक साथ हालात बिगड़ गए। जरा तस्वीरें देखिए किस तरह उपद्रवी दुकान में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। ताजिया लेकर निकले लोगों की भीड़ ने न केवल आपस में झड़प की बल्कि पुलिस पर भी पथराव कर दिया। सीमांकन को लेकर जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ और उग्र हो गई। नतीजा आगजनी, पत्थरबाजी और घायल पुलिसकर्मी। झारखंड के गोड्डा में भी मुहर्रम के दौरान बवाल हुआ। ताजिया ले जाते समय एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच पथराव की घटना घटी, जिससे ये जुलूस 2 गुटों के खूनी टकराव में तब्दील हो गया। बिहार के मोतिहारी में भी मुहर्रम के मौके पर मारपीट और उपद्रव और बवाल की तस्वीरें सामने आई। इस घटना ने धार्मिक परंपराओं की गरिमा पर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर लगाया। परंपरागत लाठी अखाड़ा देखने आई भीड़ उस समय दंग रह गई जब खेल खेल में अचानक मारपीट और पत्थरबाजी का मंजर बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 अलग अलग अखाड़ों के युवक लाठी चला रहे थे। इसी दौरान एक युवक को दूसरे अखाड़े की लाठी से चोट लग गई और यहीं से विवाद की चिंगारी भड़क उठी। जरा सी चोट ने दोनों पक्षों को उकसा दिया और फिर शुरू हो गई लाठी डंडों की मारपीट और पत्थरबाजी का बेकाबू दृश्य। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह लोग एक दूसरे को लाठियां ले लेकर दौड़ा रहे हैं, पीट रहे हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि धार्मिक आयोजनों में अब अहंकार, प्रतिद्वंद्विता और शक्ति प्रदर्शन का जहर किस कदर घुलता जा रहा है। मुहर्रम मातम और संयम का प्रतीक है, न कि गुटबाजी और हिंसा का मंच। लेकिन इस घटना ने समझा दिया कि अगर धर्म से विवेक अलग हो जाए तो जुलूस भी दंगल बन जाता है। मध्य प्रदेश के रतलाम में ताजिया जुलूस के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए। हिंदूवादी संगठनों ने इस हालात के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की और सड़क पर उतर गए। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि रतलाम दंगों की आग में चल उठेगा। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, लेकिन लोगों ने संयम का परिचय दिया। उग्र होने की बजाय घटना में शामिल उन चंद लोगों की गिरफ्तारी की मांग की जिनकी वजह से शहर जलने वाला था और दोनों समुदायों के बीच तनाव भी बढ़ सकता था। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में शामिल लोगों को देख प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए। इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की वजह है ताजिया जुलूस में शामिल कुछ उपद्रवियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत, जिसने शहर में तनाव बढ़ा दिया है और हिंदूवादी संगठनों को भड़का दिया है। भगवा ध्वज के साथ प्रदर्शन कर रहे लोग उसी जगह पर जाकर बैठ गए जहां पर यह हरकत की गई थी। हनुमान चालीसा का पाठ किया जाने लगा, भजन गाए जाने लगे। प्रदर्शन के शांतिपूर्ण रहने पर प्रशासन की जान में जान आई। ये प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि घटना में शामिल उन लोगों पर अविलंब कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही दोनों समुदायों के बीच खाई चौड़ी होती है और माहौल खराब होता है। 4 से 5 लोग जो है वो ऑलरेडी इन गतिविधियों में शामिल है और ऑलरेडी वो ये काम करते रहते हैं। जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उनमें वो उन्माद पैदा करते हैं। प्रशासन से आश्वस्त किया है कि कार्रवाई होगी। साथ ही सभी से शांति और सद्भाव बनाकर रखने की अपील की गई है। रतलाम के हालात सामान्य हो चले हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये साबित किया है कैसे अच्छे भले शहर को आग लगाने की साजिश चंद लोगों ने रच डाली थी। शांतिपूर्ण तरीके से पर्व त्योहार संपन्न हो, इसके लिए सरकारें गाइडलाइंस जारी करती हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं और जब लोग नहीं मानते तो फिर पुलिस को करना पड़ता है उनका उपचार, वो भी लाठी से। ना घबराइए नहीं, मसला बड़ा नहीं है, लेकिन भीड़ ज्यादा है तो हालात हाथ से ना निकले, लिहाजा पुलिस को भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए ऐसा करना पड़ा। पहली तस्वीर है मध्य प्रदेश के शाजापुर की, तो दूसरी तस्वीर है राजस्थान के उदयपुर की। मध्य प्रदेश के शाजापुर में धूमधाम से ताजिए का जुलूस निकाला जा रहा था। लोग जुलूस को देखने के लिए मौजूद थे कि अचानक 2 गुट आपस में भिड़ गए। इससे पहले मामला बिगड़ता पुलिस ने स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा में जुलूस को आगे रवाना किया गया। पुलिस के लिए राहत की बात ये रही कि दोनों ही गुट एक ही समुदाय से थे। ऐसी आपस में समाज जो ग्रुप थे उसमें ही आपस में कहासुनी हुई थी और पुलिस उपस्थित थी, तत्काल नियंत्रण कर लिया गया। किसी प्रकार की कोई भी जनहानि घटना नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर
राजस्थान के उदयपुर में भी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यहाँ मुहर्रम का जुलूस देखने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर गया। यहाँ का जगदीश चौक से लालघाट जाने वाला मार्ग बुरी तरह से जाम हो गया, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। भीड़ को तीतर बीतर करने के बाद पुलिस ने जुलूस को आगे के लिए रवाना किया। कांवड़ के बहाने सरकार पर कमेंट करने वाले अखिलेश यादव को भले ही किसी पॉलिटिकल लीड की उम्मीद दिख रही हो, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश में मुहर्रम निपटा और जिस तरह के इंतजाम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों के लिए किए हैं, उससे अखिलेश यादव का दांव न सिर्फ उल्टा पड़ गया बल्कि मौलानाओं को भी योगी आदित्यनाथ का कहा जाए तो एक तरीके से फैन बना दिया। और अब अखिलेश के खेमे से बैटिंग करने वाले मौलाना भी योगी की तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश को चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्विटर से नहीं जमीन पर उतर कर देखिए हकीकत। तो दिल्ली की 11 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 10 साल की सरकार हो जाएगी। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते। कि वो तो आदी हैं ट्विटर खेलने के, तो वो बंद कमरे में ट्विटर खेल रहे हैं, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश के हालात का इल्म नहीं। यानी सरकार पर सवाल उठाने वाले अखिलेश अब खुद मौलानाओं के निशाने पर आ गए हैं। योगी के कट्टर विरोधी भी मुहर्रम पर चाक चौबंद इंतजाम देख उनके दीवाने हो गए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी तो खुशी से इतने गदगद हो गए कि सुरक्षा इंतजामों की न सिर्फ तारीफ की बल्कि योगी पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब भी दे डाला, जिसका एक टारगेट अखिलेश यादव भी बने, जिन्हें मौलाना ने इन तस्वीरों को देखने को कहा है। देखिए, जहां तक बात है अखिलेश यादव की, तो वो तो बंद कमरे में हैं, एसी की एयर कंडीशन हवाएं खा रहे हैं, इसलिए उनको बाहर कुछ नहीं पता है कि रोड पर और जमीनी स्तर पर क्या व्यवस्थाएं हैं। इतना ही नहीं, मौलाना ने सीधे ललकारते हुए कहा, अगर अखिलेश को व्यवस्था में खामी लगती है तो ट्विटर पर ट्वीट करने की बजाय बाहर निकले, कांवड़ यात्रा के कैंपों में जाएं, तब हकीकत पता चलेगी। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव मौलाना की इस चुनौती को स्वीकार करेंगे या सवालों का संग्राम सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित रहेगा। जब राजनीतिक नेतृत्व में गंगा जल की निर्मलता हो और निर्णयों में त्रिशूल का स्पष्ट संकल्प, जहां आस्था का सम्मान हो और सेवा का संकल्प, वहां आस्था का मार्ग फूलों से पटा होता है, कांटों से नहीं। कांवड़ लेकर निकलने वाले शिव भक्तों के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ इसी तरह की तैयारियां दिख रही हैं, जहां फूल भी बरसेंगे, शिव भक्तों का सत्कार भी होगा, क्योंकि आज कांवड़ रूट पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकले और पूरे कांवड़ रूट का उन्होंने सर्वे किया, हर तैयारी को खुद परखा ताकि शिव भक्तों के सत्कार में कोई कमी न रह जाए। हर वर्ष सावन के महीने में कांवड़ यात्रा में लाखों शिव भक्त उत्तराखंड से गंगा जल लेकर अपने अपने गांवों की ओर लौटते हैं। ये यात्रा सिर्फ भक्ति नहीं, श्रद्धा और अनुशासन का पर्व बन चुकी है, जिसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। योगी सरकार की प्राथमिकता रही है कि कांवड़ यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और भव्य रूप में संपन्न हो। यही वजह है कि इस बार भी ड्रोन कैमरों से निगरानी, सीसीटीवी की तैनाती, अस्थायी मेडिकल कैंप, पेयजल व्यवस्था और 24/7 कंट्रोल रूम जैसी तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता किया गया है। इंतजामों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हवाई सर्वे करने निकले और कांवड़ की तैयारियों को परखा, क्योंकि कांवड़ यात्रा अब सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक शक्ति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता का संगम बन चुकी है, जिसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद से बिजनौर तक के कांवड़ रूट का सिर्फ निरीक्षण ही नहीं किया बल्कि अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। अफसरों को पहला निर्देश दिया गया कि खाने पीने की चीजों में थूकने जैसे अपवित्र करने वाले कृत्यों को लेकर सख्ती बरती जाए। कांवड़ मार्ग में साफ सफाई, लाइट व्यवस्था के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आस्था के सम्मान को हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वालों को हरगिज बख्शा ना जाए। जगह जगह पंडाल, खाने पीने और दूसरी आवश्यक सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था हो। विश्राम स्थलों और पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों से भी सहयोग लिया जाए। धर्म की राह में संकीर्ण सोच का कांटा धीरे धीरे इतना बड़ा होता जा रहा है कि कुछ लोगों को हर बात में हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। अभी तक आपने हिंदू संगठनों की ओर से होटल और ढाबों पर मुसलमान दुकानदारों की पहचान का अभियान जोर शोर से चलाते देखा होगा, लेकिन अब मुसलमान परिवारों की ओर से बनाई जाने वाली कांवड़ को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो
सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है। इसी जिहादी गैंग के 90% हरिद्वार में कावड़ बनाने वाले इन्हीं के भाई हैं। इसलिए आप लोग वहां से कावड़ न खरीदें। स्वामी अश्वीर इसी अपील के बाद मुस्लिम मेड कावड़ को लेकर नई बहस छिड़ गई है। जी न्यूज जब सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड पर उतरा तो तस्वीर हैरान कर देने वाली थी। और यहाँ पर तस्वीरों को देखते चलिए और समझते चलिए कि कितना बड़ा ये बाजार है, कितना बड़ा ये इलाका है। हर तरीके के अलग अलग रंगों से सजे हुए यहाँ पर आपको कावड़ दिखाई देंगे। अगर आप हरिद्वार के कावड़ बाजार में घूमेंगे तो 100 में से 90 लोग आपको मुस्लिम समाज के ही मिलेंगे जो कावड़ बनाने का काम करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हरिद्वार में सावन के महीने में लगभग 40 लाख से ज्यादा कंधे वाली कावड़ बेची जाती है। यानी पहचान पर छिड़े घमासान के बीच अब कावड़ मेड बाय मुसलमान भी नया मुद्दा बन गया है। स्वामी अश्वीर की अपील के बाद माहौल और तनावपूर्ण होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज बैन की मांग अब उठने लगी है। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने मीट और शराब की दुकानें अस्थायी रूप से बंद करने की मांग की है। और इसके लिए तरविंदर सिंह मारवा ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। कावड़ यात्रा के दौरान मीट और शराब की दुकानें बंद करने की मांग की। उधर बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने साफ कर दिया है कि कावड़ यात्रा के दौरान उनके विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में मीट की दुकानें पूरी तरह बंद की जाएंगी। जहाँ जहाँ से कावड़ जाएगा वहाँ पर दुकानें बंद होनी चाहिए, हर हालत बंद। सब विधायक इसमें सहमत है कि जहाँ से कावड़ जाएगा वहाँ पर मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। खासकर मेरी विधानसभा के अंतर्गत जितनी मार्केटें आ रही है यहाँ पे मांस की दुकान बिल्कुल कावड़ के टाइम बंद रहेगी। ये मैंने निवेदन किया सभी दुकानदारों से और सबने माना भी है इस बात को। 11 जुलाई से कावड़ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में कावड़िए पवित्रता के साथ गंगा जल लेकर आते हैं। ऐसे में कावड़ यात्रियों की पवित्रता के लिए ये मीट बैन की मांग उठ रही है। इससे पहले यूपी के कावड़ रूटों पर मीट बैन की मांग हो चुकी है। बिहार के पटना में आयोजित सनातन महाकुंभ पूरी तरह अब सियासी रंग ले चुका है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से भगवाए हिंद की बात कह दी है, तो उधर मौलाना जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने इस सनातनी कुंभ को चुनावी स्टंट करार दिया है। क्योंकि ये सनातन कुंभ चुनाव से ठीक पहले आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में संतों के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज भी मौजूद रहे और बाबा बागेश्वर ने इस दौरान हिंदू राष्ट्र के साथ देश में भगवाए हिंद की बात कही। तो वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी साफ कर दिया कि जो वंदे मातरम कहेंगे वही हिंदुस्तान में राज करेगा। हिंदुओं जात-पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। वही भारत में राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। संतों के इन बयानों को मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने चुनावी स्टंट बता दिया। उन्होंने ये बात इसलिए कही है कि वह बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन में उनको पोलराइज करना है, हिंदुओं को एक साइड करना है और मुसलमानों को एक साइड कर देना है। ये उनकी एक मुनज़्ज़म प्लानिंग है और इलेक्शन सियासत में इलेक्शन में एक पार्टी को जिताने के लिए। दरअसल बिहार में इसी साल चुनाव है और संतों के इस महाकुंभ में बीजेपी के दिग्गज भी मौजूद रहे, यानी बिहार में सियासी माहौल सेट हो चुका है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अब पुलिस की गिरफ्त में है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस धर्मांतरण गैंग पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। लड़कियों को मुस्लिम बनाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने करोड़ों की संपत्ति बना ली है। छांगुर बाबा के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। छांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। और पुलिस को जांच में छांगुर बाबा की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के कागज मिले हैं। पता चला है कि महाराष्ट्र के लोनावला में भी छांगुर बाबा की प्रॉपर्टी है। जांच के दौरान नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों का पता चला है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में 5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन हुए हैं।
वहीं जलालुद्दीन के 6 बैंक खाते सामने आए हैं। इनमें से एक बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में 16 करोड़ 22 लाख रुपए जमा हुए, जो संदिग्ध लेन देन है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ही एक दूसरे खाते में विदेश से 18 करोड़ 66 लाख से ज्यादा की रकम जमा हुई है। सवाल यह है कि कभी नग और अंगूठियां बेचने वाला छांगुर बाबा महज 5 से 6 साल में आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक कैसे बन गया? ये सारी संपत्ति छांगुर बाबा ने धर्मांतरण करवा कर इकट्ठा की थी। इसके लिए उसे विदेशों से भी फंडिंग होती थी। मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा था। छांगुर बाबा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पूरा नेक्सस चलाया। गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण के इस पैन इंडिया नेटवर्क को लेकर जो खुलासा हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। छांगुर बाबा पर लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की धर्मांतरण की साजिशें अब खुलती जा रही हैं। अप्रैल महीने में छांगुर बाबा और नसरीन राजधानी लखनऊ के एक होटल में कई दिनों तक रुके थे और इसी होटल से वो धर्मांतरण की साजिश रच रहे थे। और धर्मांतरण की साजिश का ये वही कमरा है जहां से छांगुर बाबा का गैंग अपना रैकेट चला रहा था। जानकारी के मुताबिक 16 अप्रैल से कई दिनों तक छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन होटल के इसी कमरे में रुके थे। हम इस वक्त उसी होटल में मौजूद हैं और ये है 104 नंबर कमरा। 16 अप्रैल को छांगुर बाबा यहाँ पर आता है और वो और नीतू नसरीन वो यहाँ पर आकर रुकते हैं। जितने दिन छांगुर बाबा और नसरीन इस होटल में रुके उतने दिनों तक कई संदिग्ध उनसे मिलने आते थे, यानी इसी कमरे में बैठकर ये धर्मांतरण की साजिशें रच रहे थे। 16 अप्रैल को छांगुर बाबा यहाँ पर आता है रुकने के लिए, तो वो यहाँ के स्टाफ को बकायदा अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर जमा करता है। आप देख सकते हैं कि इसमें 16 अप्रैल की डेट जो है वो लिखी हुई है। बिहार से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। कटिहार में एक पागल कुत्ते ने कुछ जानवरों को काट लिया और इसके बाद यहां अफवाह फैल गई कि दूध पीने वालों को रेबीज हो जाएगा और इसी के डर में गांव के लोग झाड़ फूंक करवाने में झारखंड पहुंच गए। और ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि कितना शिक्षित हमारा समाज है, कितने शिक्षित हमारे गाँव हैं। ये तस्वीर झारखंड के साहिबगंज की है, जहां बिहार के कटिहार से आए लोग जुटे हैं। महिला गोल गोल चक्कर लगा रही है और कुछ लोग जड़ी बूटी लेने के लिए खप्पड़ वाले बाबा को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। बाबा का दावा है कि वो मिट्टी के खप्पड़ और जड़ी बूटियों से रेबीज का इलाज करते हैं। बाबा का ये इलाज इलाके में काफी मशहूर है और इसी अंधविश्वास में बिहार के लोग भी फंस गए और चले आए बिहार से झारखंड खप्पड़ वाले बाबा के पास। हालांकि जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले बाबा ने ये साफ साफ कहा, जब उनसे मरीज का इलाज नहीं हो पाता है तो वो दवा और इंजेक्शन की सलाह देते हैं। मर जाने के बाद थोड़ा दिक्कत होता है, झाड़ने फूकने के बाद दवा देना पड़ता है, जिसको जैसा दवा देना पड़ता है। अंधविश्वास में यकीन रखने वाले लोगों के लिए ये भी जानना जरूरी है, रेबीज सिर्फ कुत्ते या संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है और इसका एकमात्र इलाज समय पर रेबीज का टीका लगवाना है। लेकिन बिहार के ये लोग जानलेवा अफवाहों के चक्कर में खप्पड़ वाले बाबा के पास पहुंच गए। काशी, जहां हर गली में एक ही मंत्र है, हर मोड़ पर अध्यात्म की गूंज है। महादेव की उसी काशी से 151 मुसलमानों के घर वापसी का ऐलान हुआ है। ये राम भक्त मुस्लिम जल्द ही सनातन में वापसी करेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। पातालपुरी मठ के महंत जगतगुरु बालक देवाचार्य ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर घोषणा की कि इस्लाम धर्म से जुड़े 151 व्यक्ति अब सनातन धर्म की दीक्षा लेंगे और उन्हें गुरु मंत्र प्रदान किया जाएगा। तो मुसलमानों को अब प्रकाश सनातन में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिससे सारे धर्म निकले हुए हैं और अगर उसी में लोग समाहित होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दबाव नहीं है। भगवान राम को अपना पूर्वज मानने वाले मुस्लिम समाज के 151 पुरुषों और महिलाओं को गुरु दीक्षा विधि विधान से दी जाएगी। पहली बार ऐसा आयोजन काशी में होने जा रहा है, जब इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम घर वापसी करेंगे। सनातन परंपरा को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए ये आयोजन एक मिसाल बनेगा। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। अगले 48 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और उत्तरकाशी जैसे जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इस दौरान लैंडस्लाइड और सड़कों के बंद होने की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं और नदियां पूरे उफान पर हैं। ये तस्वीर अलकनंदा नदी की है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है, जिसके बाद ये तस्वीर और भयावह नजर आने वाली है। बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। रुद्रप्रयाग में सड़कों पर मलबा गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं, जिसे हटाने के लिए राहत बचाव दल को भी मुस्तैद कर दिया गया है। तेज बारिश के चलते देवभूमि में कई नदियां उफान पर हैं।
छोटे पुलों पर पानी भर गया है और कई गाँव का संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुसीबत यहीं नहीं खत्म होने वाली, अभी और तबाही बाकी है। इससे पहले भी मौसम विभाग की तरफ से दावा किया गया था, जो सटीक साबित हुई। सोनप्रयाग से त्रियोगी नारायण जाने वाला सड़क मार्ग 50 मीटर से ज्यादा वॉश आउट हो गया है, जिससे सोनप्रयाग और त्रियोगी नारायण के लिए संपर्क कट गया है और कटाव लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से मंदिर और मकान भी बाढ़ की गिरफ्त में आ चुके हैं और पहाड़ी से लगातार पत्थर बोल्डर गिर रहे हैं। हालांकि किसी भी आपदा से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्यों में जुटी है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। बारिश के बाद कई डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, नदियां उफान पर हैं और ऐसे में आम लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। क्योंकि लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तस्वीरें उमरिया की है। देखिए, बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। ये सड़क कई गांवों को जोड़ती है, लेकिन सैलाब के बाद अब आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। बारिश के बाद सड़कों पर भी पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। दरअसल पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद बांध भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। ऐसे में जोहिला डैम के सभी 6 गेटों को खोला गया। एक तो बारिश, फिर डैम से पानी छोड़ने के बाद निचले इलाकों में परेशानी बढ़ गई है। सतना में भी बारिश के बाद बाबा फॉल में झरने खतरनाक हो गए, लेकिन उसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। भारी बारिश के बाद झरने पूरे उफान पर हैं, फिर भी युवा बिना सुरक्षा इंतजामों के नहाने और सेल्फी लेने में मस्त हैं। उफनते झरने के बीच इस तरह की लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। उधर मंडला में बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। नदी के किनारे प्रशासनिक टीमें मौजूद हैं। लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जा रही है। अब आपको राजधानी दिल्ली से लेकर नोएडा तक हादसे को दावत देने वाली कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मानसून की दस्तक के बाद ही सड़कों पर जगह जगह गड्ढे दिख रहे हैं, तो कई स्थानों पर खुली नालियां खतरे का सबब बनी हुई हैं। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। सबसे व्यस्ततम इलाका आईटीओ की है, जहां नालियों को खुला छोड़ दिया गया। लोगों का आना जाना भी जारी है, जो किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। ये गहरा गड्ढा ठीक फुटओवर ब्रिज के पास है। हर दिन यहाँ से सैकड़ों लोग क्रॉस करते हैं, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार की नजर नहीं पड़ी। हालांकि लापरवाही की तस्वीर नोएडा से भी आई है। बारिश के बाद नोएडा के सेक्टर 100 में सर्विस रोड का हिस्सा धंस गया। हालांकि जिस वक्त ये घटना हुई उस समय गनीमत रही कि कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर रही थी, और नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बाद में जब नोएडा अथॉरिटी की इस गड्ढे पर नजर पड़ी तो इस सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया और मरम्मत का शुरू करवाया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर जयपुर से भी आई। यहाँ सड़क पर गड्ढे में कार फंस गई, जिसे निकालने के लिए लोगों को कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 24 जून को बादल फटा था। बादल फटने के बाद नदी में सैलाब के साथ साथ भारी संख्या में लकड़ियां बहकर आ गई थीं। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी जांच सीआईडी को सौंपी है। सवाल यह है कि आखिर हिमाचल प्रदेश में पुष्पा राज कौन है? क्योंकि इन तस्वीरों से आपको साउथ की सुपरहिट फिल्म पुष्पा की याद जरूर आई होगी। उसमें चंदन की लकड़ी को छिपाने के लिए नदी का इस्तेमाल किया था, लेकिन हिमाचल के पुष्पा राज की प्लानिंग मौसम ने फेल कर दी। बादल फटने के बाद सैलाब के साथ अवैध रूप से काटी गई लकड़ियां बहकर आईं और पंडोह डैम में जमा हो गई। जाहिर है इन पेड़ों को किसी एक पुष्पा ने तो नहीं काटा होगा। अब सवाल ये है कि आखिर हिमाचल में पेड़ों का अवैध कटान हुआ, क्या ये लकड़ियां वन विभाग की थीं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंपी है। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि आखिर ये लकड़ियां कहां से आईं। लकड़ियां वन विभाग की थीं या फिर अवैध कटान किया था। समाज में दहेज को लेकर आज भी शादियां टूट रही हैं। ऐन मौके पर बारात वापस लौट रही हैं। मैनपुर में दूल्हे के परिजनों ने एक बेटी के पिता पर ऐसा ही दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ बेटी ने दूल्हे ने बारात को उल्टे पांव भेज दिया। जिसके हाथों की मेहंदी चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि उसकी शादी होने वाली थी। आज परिजन मायूस बैठे हैं कि कहां तो धूमधाम से शादी होने वाली थी और कहां तो बारात ही बैरंग लौट गई। पाई पाई जोड़कर पिता ने बेटी के लिए हैसियत से ज्यादा दहेज जुटा लिए थे। पलंग हो या अलमीरा, वॉशिंग मशीन हो, बाइक, सब कुछ। बावजूद इसके दूल्हे और उसके परिजनों की मांगे कम होने का नाम नहीं ले रही थी। शायद इस बेटी ने मन ही मन तय कर लिया था। जयमाला हुआ, लोग खुश थे। इधर दूल्हे और उसके घर वालों का दबाव और बढ़ने लगा, लेकिन उसके बाद इस बेटी का सब्र जवाब दे चुका था और आखिर में उसने बारात और दूल्हे को वापस जाने को कह ही दिया।
हमारे घर से लगन गई। इन्होंने वहाँ खाना पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया और बदतमीजी करी। अब मेरे पापा के साथ भी करी, हाथ पकड़ा। फिर वहाँ से सब लौटे। फिर घर पे बारात आई, बारात में भी इन्होंने बदतमीजी करी। हो सकता है इस बेटी की शादी में थोड़ा वक्त लग जाए और पिता की परेशानी थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन जिस तरह से उसने पिता के सम्मान में बारात को वापस भेजा, अब पिता अपनी इस बेटी के लिए कहीं ज्यादा बेहतर दूल्हा जरूर ढूंढ निकालेंगे। मध्य प्रदेश में 90 डिग्री मोड़ वाला ब्रिज तो आपने जरूर देखा होगा कि कैसे इंजीनियर्स ने एक अद्भुत कारनामा किया। अब गुरुग्राम के बिल्डर्स ने भी एक ऐसी ही इमारत बनाई है। कारीगरी अगर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ बिल्डर ने बिना रास्ते के करोड़ों की बिल्डिंग बना दी। ये वो आशियाने हैं जिसमें लोगों ने अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई लगा दी, लेकिन जब यहाँ रहने की बारी आई तो पता चला कि बिल्डिंग तक जाने का रास्ता ही नहीं। यहाँ पे हम लोग कैद हो गए हैं और हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे पता है। बिल्डिंग में पहुँचने का एक अस्थायी रास्ता है। लोगों को डर है कि रास्ता भी कब बंद हो जाए। यानी कुल मिलाकर लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च करके अपने लिए कैद खाना खरीद लिया है। अब बिल्डिंग के लोग सरकार से रास्ते की मांग कर रहे हैं। प्लीज हमारी रोड पास करवाइए, किसी भी तरीके से करवाइए, मगर हमें प्लीज सोसाइटी को कनेक्ट करिए। स्थानीय लोग अपनी परेशानी को लेकर कई बार बिल्डर से और इसी के साथ साथ प्रशासन से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। जिन घरों को लेकर उम्मीदों का महल समझकर बैठे थे, वो लोगों के लिए कैद खाना बन चुका है। और अब सवाल ये है कि आखिर बिना रास्ते के करोड़ों की बिल्डिंग आखिर बन कैसे गई।